नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल अकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र सीरीज में आधुनिक भारत के इतिहास का डिस्कशन चल रहा है, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के चैप्टर के बारे में। तो चलिए, चूँकि हमारा डिस्कशन जो है वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही होता है, चलते हैं सीधा प्रश्नों पर और बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि होम चार्जेज की संघटक थी? पहला, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। और तीसरा, भारत से बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। बताइए, इनमें से कौन कौन सी जो है वह निधि शामिल थी होम चार्जेस के अंतर्गत? कूट है आपके पास ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, या फिर डी एक, दो और तीन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल एक और दो। यह तीसरा नहीं, ठीक है। भारत से बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा जो निधि का प्रयोग किया जाता था वह होम चार्जेस के अंतर्गत नहीं आता था, ठीक है। देखिए, होता क्या था कि औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्कों के अंतर्गत जो है इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय शामिल होता था, जिसके अंतर्गत भारतीय सार्वजनिक ऋण, रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा खर्च। हालांकि वर्ष 1919 के बाद इस इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय जो है वह होम चार्जेज या फिर गृह शुल्कों के अंतर्गत से हटा दिया गया था, लेकिन यह सभी फिर भी शामिल रहे थे, ठीक है। और इसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन भी गृह शुल्कों के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था ए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, बी, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए, सी, ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, डी, भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता था। या इसको ऐसे मान लीजिए कि जैसे विभिन्न देशों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भारत में आती रही होंगी उस समय भी, ठीक है। तो जो वस्तुएं ब्रिटेन से आती थी उन पर जो है टैक्स नहीं लगाया जाता था और कह दिया जाता था कि यह वस्तुएं जो है वह इंपीरियल प्रेफरेंस के अंतर्गत आती हैं। जबकि अन्य देशों से अगर कोई वस्तु आ रही तो उस पर भारी मात्रा में टैक्स लिया जाता था, ठीक। इससे क्या होता था, ब्रिटेन की वस्तुएं मार्केट में ज़्यादा सस्ती अवेलेबल होती थी और अन्य देशों की वस्तुएं मार्केट में अधिक कीमत पर अवेलेबल होती थी। तो अब जब कीमत ज़्यादा है तो वह उसकी डिमांड कम हो जाएगी और जिसकी कीमत कम है उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो वे अपना सामान ज़्यादा बेच लेते थे। और खैर, बाहर से तो क्या, भारतीय वस्तुएं भी उनके सामने महंगी हो जाती थी, वो उनको इतना ज़्यादा छूट दे दी जाती थी ब्रिटिश वस्तुओं को। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था ए, भारी उद्योगों का अभाव, बी, विदेशी पूंजी की कमी, सी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, या डी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश को तरजीह दिया जाना। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश को तरजीह दिए जाने के कारण भारत में उद्योगों का कोई भी स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया था ब्रिटिश शासन के दौरान, ठीक है। लोग ज़मीन खरीदने में ज़्यादा व्यस्त रहते थे, न कि नए नए उद्योग धंधों को स्थापित करने में। जिनके पास पैसे थे वह विभिन्न प्रकार की जमींदारी को अपने अंतर्गत लाना चाहते थे, वे जमींदार बनना चाहते थे, उद्योगपति नहीं बनना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? ए, वेलेज़ली, बी, वारेन हेस्टिंग,
सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या डी लॉर्ड डफरिन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ईस्ट मरारी बंदोबस्त को लागू किया गया था 1793 में। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिस भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया था उसको स्थायी बंदोबस्त कहा गया था वास्तविक रूप में, लेकिन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसे जो है अलग अलग नामों से जाना जाता था। देखिए, स्थायी बंदोबस्त को ही ईस्ट मरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। मैं ये सारे नाम फिर से बोल दे रहा हूँ। ईस्ट मरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बीसवेदारी, यह सभी जो है वह स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था के ही उदाहरण थे, जिसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में फैली हुई थी या फिर लागू थी, और इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग भूस्वामी को घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था और तथा 1/11 भाग वह अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रख देता था। इसी व्यवस्था यानी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत ही छोटे छोटे जमींदार जो है वह क्या बोलते हैं उसको, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत ही छोटे छोटे जमींदारों का उद्भव या यूं कह लीजिए विकास हुआ, जिनको कि भद्र नवाब भी कहा गया था। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन शोर या फिर डी लॉर्ड वेलेजली। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793 में स्थायी बंदोबस्त ईस्ट मरारी या फिर जागीरदारी या मालगुजारी अथवा बीसवेदारी व्यवस्था को शुरू किया गया था, जो कि उस समय के संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों पर लागू थी। इसके अंतर्गत जमींदार जो है वह भू राजस्व की वसूली करते थे और संपूर्ण भू राजस्व का 10/11 हिस्सा कंपनी को दे देते थे और 1/11 हिस्सा अपने पास रखते थे। इसी व्यवस्था के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भद्र नवाब या छोटे पूंजीपतियों या छोटे जमींदारों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, यह व्यवस्था जो है वह बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र तक फैली हुई थी। ठीक, अब चलिए, स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? अब डायरेक्ट आंसर करें ना, स्थायी बंदोबस्त जमींदारों से किया गया था। नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थापित या फिर स्थापित किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी व्यवस्था 1793 में लागू किया गया था। नेक्स्ट, 1793 में अच्छा एक चीज़ और जानिए, यह स्थायी बंदोबस्त जो था ना, यह शुरू में इसको 10 वर्षों के लिए ही लागू किया गया था, लेकिन आगे चल करके इसको पूर्णतया हमेशा के लिए लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, तथ्य भूलिएगा मत। नेक्स्ट, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? ए, रैयतों की तुलना में जमींदारी की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, रैयत किसानों को बोला जाता था। बी, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। सी, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्य कुशल बनाना। या फिर डी, उपर्युक्त ए, बी, सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। चलिए, ये पता नहीं क्यों बार बार आ जा रहा है। देखिए, इसका जो सही आंसर है ना वह है ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी तीन के तीनों कथन जो है वह गलत हैं। हालांकि देखिए, जब यह विकल्पों को पढ़ा जा रहा था तो आपको लग रहा था कि भाई ये भी सही बात है, ये भी सही बात है और ये भी सही बात है। यह बिल्कुल गलत नहीं लग रहा था आपको, लेकिन
प्रश्न को तो देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी किस कारण हुई थी, यह पूछा जा रहा है। तो इन सब कारणों से थोड़ी ना बढ़ोतरी हो रही थी। बढ़ोतरी के जो मुख्य कारण थे वह आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन में मिलेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो स्थायी बंदोबस्त को हमने देखा था कि यह 1793 में लागू हो गई थी और यह जमींदारों के साथ किया गया एग्रीमेंट था और जिसके अंतर्गत जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था। लेकिन यह तभी तक रहता था ना जब तक वे लगान एकत्र कर उसका 10/11 भाग सरकार को देते रहते थे। देखा था हमने सूर्यास्त व्यवस्था के बारे में। तो देखिए, लेकिन विवाद कहाँ से हुआ? अब देखिए, विवाद नंबर 1, कंपनी और जमींदारों के बीच विवाद क्यों होता था, क्यों बढ़ गया? तो देखिए, जमींदारी का भूक्षेत्र जो था वह निर्धारित नहीं था। कौन सी भूमि लगान रहित भूमि होगी, कौन सी भूमि चारागाह भूमि होगी, कौन सी भूमि परती भूमि होगी, इन सभी का निर्धारण नहीं हुआ था। इस कारण जमींदार और कंपनी के मध्य विवाद बढ़ गए। तो दूसरी तरफ जमींदार और किसानों के बीच विवाद क्यों बढ़ गया? क्योंकि जमींदार और कृषकों के बीच अनेक प्रकार के मध्यस्थ आ गए थे। जमींदार रहता था शहर में, वह यहाँ पर अपने किसी एजेंट को, गांव में किसी व्यक्ति को अपना एजेंट बना लेता था और उसी के माध्यम से लगान की वसूली करता था। जमींदार के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, ठीक है। वह किसानों को पट्टे भी नहीं जारी करता था, ना उसके एजेंट इस प्रकार की कोई कार्रवाई करते थे। अब होता क्या था कि जब कोई किसान है, उसको उसके एजेंट ने या जमींदार ने बोल दिया कि भैया आप जाओ फलानवा जगह पे जा करके वहाँ पर खेती करना शुरू कर दो, जो भी उपज हो उसका एक हिस्सा या फिर उससे उत्पन्न होने वाले लगान का आप जो है हमें जमा कर दो। अब फसल खड़ी है, किसान और एजेंट या फिर किसान और जमींदार के बीच अगर कोई विवाद हो गया तो उसने किया क्या कि किसान को कह दिया कि बस अब आप यहाँ से हट जाओ। यहाँ पर की गई कृषि या खेती या फिर यह जो फसल है या यह जो भूमि है यह आपकी अब नहीं है। क्योंकि किसान के पास किसी भी प्रकार के पट्टे का अभाव या एग्रीमेंट का अभाव होता था तो किसान जो है वह कोई भी विधिक कार्रवाई कर नहीं सकता था, वह चुपचाप वहाँ से हट जाता था। इस प्रकार से हुआ क्या कि वह जो है पूरी तरीके से जमींदार पर निर्भर हो गया। इसी प्रकार से अगर कुछ किसानों के साथ कुछ पट्टे किए जाते थे, कुछ बातचीत होती थी, कहीं भी कच्ची चिट्ठी लिख दी जाती थी, कच्चा पर्चा बना दिया जाता था, तो वह किसान करता क्या था कि जब उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार होता था तो वह चला जाता था कहाँ पर? न्यायालयों में चला जाता था। अब जब न्यायालय में चला गया तो फिर विवाद बढ़ा और यही तो प्रश्न पूछ रहा था कि विवाद क्यों बढ़ते जा रहे थे कानूनी। ठीक है, तो फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि चीर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए। इसका कारण था ए, जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास, बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। डायरेक्ट आंसर कर लेते हैं ना, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है कि जमींदारों के ऊपर किसी भी प्रकार का सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए जमींदार पट्टे जारी नहीं करते थे। देखिए, ये सब तो हमने देख लिया। यहाँ पर देखिए, जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करता था और समय से लगान न देने वाले काश्तकारों से ज़मीन भी वापस छीन ली जाती थी। कुल मिलाकर के जो किसान या काश्तकार या रैयत था वह जमींदारों की दया पर ही निर्भर होता था और चूंकि जमींदारों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था तो वे पट्टे भी जारी नहीं करते थे। और यही कारण रहा कि 1857 की क्रांति के आसपास जो है विभिन्न जगहों पर हमको किसानों या कृषकों के विद्रोह भी देखने को मिले थे। तो इस कारण या इसके परिणाम स्वरूप अंततोगत्वा 1859 में रेंट एक्ट को पारित किया गया। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ये इसमें कुछ खास नहीं है, रेंट एक्ट के बारे में अभी हम लोग जब अन्य जन आंदोलन पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर बस इतना लिखा है कि 1859 के रेंट अधिनियम पारित होने के 3 दशक पहले कुछ जिलों में बंगाल बिहार सीमा के संथाल क्षेत्र के किसानों ने अपने परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया। फिलहाल जब हम विद्रोह को देखेंगे तब देखेंगे। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू करने का कारण था ए, जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, बी, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, सी, भू राजस्व का निर्णय करना, या फिर डी, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। चलिए
इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का प्रमुख कारण था। देखिए आरंभ में जो है परमानेंट या लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो यह व्यवस्था थी, भू राजस्व व्यवस्था, यह 10 वर्षीय थी और इसको 1790 ईस्वी में लागू किया गया था। लेकिन आगे चल कर के 22 मार्च 1793 को इसको परमानेंट सेटलमेंट या फिर स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उद्देश्य क्या था कि कंपनी को एक निश्चित राशि मिलने लगे, यह उद्देश्य था मुख्य रूप से। उस समय कंपनी कहीं कुछ लगान मिलता था, कहीं कुछ कोई कुछ दे दिया, तो कंपनी ने किया क्या कि भैया हमको एक निश्चित लगान या निश्चित पैसे कहीं से मिल जाते तो हम अपना उस हिसाब से खर्च की व्यवस्था देख लेते। इसीलिए कंपनी ने इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ए 1885, बी 1886, सी 1889 या फिर डी 1900। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ठीक है, किराएदारों के अधिकारों को बताया गया था 1885 में। देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, ये क्यों बार बार आ जा रहा है। देखिए 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, जिसमें जमींदारों को कई अधिकार दिए गए। लेकिन 19वीं शताब्दी आते आते भूमि की जब मांग बढ़ने लगी, भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी कर दी और इसी समय अनेक जगहों पर किसानों द्वारा विद्रोह किया जाने लगा था। अंततोगत्वा बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों और किराएदारों को परिभाषित किया गया था कि कौन भूमि मालिक होगा और कौन किराएदार होगा और उनके अधिकार क्या होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध था? पहला लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा अलेक्जेंडर रीड, तीसरा टॉमस मुनरो। कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर देना है। ऑप्शन है ए केवल ए, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या डी 1, 2 और 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो जो है यह रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित हैं। देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त यह भी भू राजस्व के वसूली हेतु अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू की गई थी। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। आगे चल कर के टॉमस मुनरो ने 1809 में कुछ क्षेत्रों में इसको और विस्तारित किया। वहीं 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर टॉमस मुनरो ने इसे संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया। मुनरो के शिष्य एलिफिस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। ध्यान रखिएगा सारी चीज़ें, मुनरो के शिष्य थे एलिफिस्टन, जिन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। अंततोगत्वा हमने देखा कि संपूर्ण भारत के 51% क्षेत्र, मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग यानी कर्नाटक के उत्तरी भाग को कुर्ग बोला जाता था। ठीक है, तो देखिए मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम एवं कुर्ग में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयत यानी किसानों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जबकि स्थायी बंदोबस्त में हमने देखा था जमींदारों को। ठीक है, और वह 19% क्षेत्र पर लागू था, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी होते थे। कौन? किसान। हाल आगे चल करके 1836 में विनगेट और गोल्ड स्मिथ द्वारा इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में भी कुछ सुधार किए गए थे। अब मैं कुछ नाम लूँगा। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबद्ध कौन कौन रहा था, तो देखिए अलेक्जेंडर रीड, टॉमस मुनरो, एलिफिस्टन, विनगेट और गोल्ड स्मिथ, यह सभी रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित रहे थे।
सर्वप्रथम अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत तमिलनाडु के बारामल क्षेत्र में 1792 में इस व्यवस्था यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। आगे चल कर के टॉमस मुनरो ने 1809 में इसके क्षेत्र को विस्तारित किया था थोड़ा बहुत, लेकिन 1820 में जब टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर बने तो उसने संपूर्ण मद्रास में इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया था। इसी के देखा देखी मुनरो के एक शिष्य थे जिनका नाम था एलिफिस्टन। इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया और अंततोगत्वा जो है 1836 में विनगेट और गोल्ड स्मिथ द्वारा इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में कुछ सुधार भी किए गए थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का जो मालिकाना हक होता था वह रैयतों या फिर किसानों को दिया जाता था और किसान ही प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी होते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्रों में लागू की गई थी, जिनमें शामिल था मद्रास, बॉम्बे का कुछ हिस्सा, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग का क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व व्यवस्था से संबद्ध हैं, तो टॉमस मुनरो संबद्ध हैं रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त व्यवस्था से। नेक्स्ट, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। ए उत्तरी भारत में, बी पूर्वी भारत में, सी पश्चिमी भारत में या फिर डी दक्षिणी भारत में। चलिए, हालांकि इसका आंसर जो था वो पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत दोनों होना चाहिए था, लेकिन कभी प्रश्न आ जाए तो आप सीधे दक्षिणी भारत में जाइएगा, क्योंकि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में ही यह व्यवस्था लागू थी, जबकि संपूर्ण दक्षिणी भारत में यह व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? ए मिलकाम, अब क्या बार बार पूछे, ऑप्शन नंबर सी मुनरो एलिफिस्टन, बम्बई या फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है, जबकि टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड जो है वह मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित रहे थे। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। ए टॉमस मुनरो, बी मार्टिन बर्ड, सी कार्नवालिस, डी लॉर्ड डलहौजी। इतना ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं थी, टॉमस मुनरो ने। ठीक है, नेक्स्ट। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? ए बंगाल प्रेसिडेंसी, बी मद्रास प्रेसिडेंसी, सी बम्बई प्रेसिडेंसी, डी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। चलिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में यह व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी, तो सर्वप्रथम आरंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, रैयतों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। और तीसरा, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी 1 और 2, सी 1, 2 और 3 या डी कोई भी नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। आपको सारी चीज़ों को बताया गया है। सरकार रैयतों को पट्टे देती थी, किसान रैयतों को ही सीधे लगान के लिए जिम्मेदार माना जाता था और साथ ही साथ इस व्यवस्था को लागू करने से पहले उस भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था और भूमि से उत्पन्न होने वाले राजस्व का मूल्य का निर्धारण भी किया जाता था। ठीक है, और देखिए, भूमि के सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता था। किसान की सहमति के बाद ही उससे पट्टा किया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। ठीक है, बाकी सब वही दिया हुआ है। कैप्टन रीड, अलेक्जेंडर मुनरो, इन सब ने मिल करके, अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो इन सब ने मिल करके रैयत बंदोबस्त को लागू किया। ये वो सारी चीज़ें हमने देखी अभी अभी, बहुत पहले देखा होता तो देख लेते हैं। हालांकि कारण क्या था रैयत व्यवस्था का? किसानों से क्यों सीधे सीधे यह व्यवस्था लागू की गई, किसानों से क्यों संपर्क किया गया? क्योंकि भूमि के जो खंड थे दक्षिण भारत में काफ़ी छोटे छोटे थे। ठीक है, इसलिए जमींदारी व्यवस्था को वहाँ पर लागू किया नहीं जा सकता था और जमींदारों का अभाव भी उस क्षेत्र में ज़्यादा था। फिलहाल नेक्स्ट,
वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो यह व्यवस्था थी रैयतवाड़ी प्रथा। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए हैं, कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न है। कथन देखते हैं क्या है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। कारण आ रहा है कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो बताइए, कूट का चयन करते हुए सही उत्तर दीजिए। कूट मैं आपको यही बता देता हूँ, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही पर आर गलत है। और डी, ए गलत पर आर सही है। कुछ ऑप्शन तो हम लोग को याद हो गए हैं ना। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, देखिए ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग भूमि राजस्व की व्यवस्था लागू की थी, जिसमें शामिल थी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी पद्धति। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक का क्षेत्र शामिल था और लगभग भारत के 19% हिस्सों में यह स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया गया था। तो वहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था को संपूर्ण भारत के 51% हिस्सों पर लगभग लागू किया गया था, जिसमें शामिल थे मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग। और सबसे अंत में महालवाड़ी पद्धति के अंतर्गत लगभग शेष बचे 30% हिस्सों को शामिल किया गया था, जिसके अंतर्गत शामिल थे संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ हिस्से। हालांकि हमने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली देख ली थी और साथ ही साथ रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में भी जान लिया था। थोड़ा सा आइए देखते हैं महालवाड़ी पद्धति के बारे में। तो महालवाड़ी पद्धति में जो शब्द है महाल, उसका अर्थ होता है गांव। तो अब यहीं से सारी चीज़ें समझने का प्रयास कीजिए कि इस व्यवस्था के अंतर्गत जो भूमि राजस्व का निर्धारण होता था वह समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था तथा महाल या फिर गांव के समस्त भूस्वामियों के भू राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से कर दिया जाता था। और इसमें जो गांव के लोग होते थे वह अपने मुखिया या प्रतिनिधि के द्वारा एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत लगान की अदायगी करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते थे कि भैया ये हमारे मुखिया हैं या ये हमारे प्रतिनिधि हैं, हम इनके माध्यम से एक निश्चित समय के अंतर्गत आपको आपका लगान चुका देंगे। ठीक हुआ क्या, बीच में आ गया एक जमींदार की जगह मुखिया या फिर किसानों का प्रतिनिधि। अब उसके द्वारा किसानों का शोषण किया जाने लगा, किसान जाए तो जाए कहाँ। फिलहाल इस महालवाड़ी व्यवस्था के जो जनक है वह माने जाते हैं हाल्ट, मैकेंजी, और यह व्यवस्था जो है वह लागू की गई थी वर्ष 1822 में। आगे चल करके 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने इस व्यवस्था में कुछ सुधार भी किए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी चीज़ें समझ ली आपने। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया। ए 1850, बी 1895, सी 1900 या फिर डी 1905 अथवा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम वर्ष 1900 में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत किया क्या गया, तो कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ए 1835 में, बी 1837 में, सी 1839 में या डी 1839 में। चलिए देखिए, असम की चाय कंपनी का नाम था या नाम है द असम टी कंपनी या द असम कंपनी, जिसकी स्थापना 1839 में इंग्लैंड में 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ की गई थी और इसका मुख्यालय बनाया गया था असम के नजीरा में। ठीक है, यह भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है और वर्तमान में भी कार्यरत है। नेक्स्ट, सूचियां हैं। एक तरफ विभिन्न प्रकार की भूमि संबंधी व्यवस्थाएं या फिर उनके अधिकारियों के नाम हैं और दूसरी तरफ उनके क्षेत्र हैं। ए जजमानी उत्तर भारत, बी बाराबलूट कर्नाटक, सी मिरासी
महाराष्ट्र या डी अडाडे तमिलनाडु। कूट है ए 1 2 3 4, बी 1 3 2 4, सी 1 4 2 3 या डी 1 3 4 2। इनके माध्यम से सुमेलित करना है आपको, जल्दी से सुमेलित करिए। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 1 3 4 2। जजमानी व्यवस्था जो है यह उत्तर भारत में लागू थी। 12 बलूट व्यवस्था जो है यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में लागू थी। नेक्स्ट पेन, मिरासी व्यवस्था जो है यह तमिलनाडु के क्षेत्र में लागू थी। तो वहीं सबसे अंत में अडाडे व्यवस्था या अडाडे जो है वह कर्नाटक में कार्यरत था। ठीक है, देखिए, जजमानी उत्तर भारत, 12 बलूट महाराष्ट्र, मिरासी तमिलनाडु और अडाडे कर्नाटक क्षेत्र। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? ए, देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। बी, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। सी, साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। डी, भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और यूं देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद जो है वह ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था और इसके परिणाम स्वरूप भारत को किसी भी प्रकार का वास्तविक प्रतिफल भी नहीं मिलता था। यही था दादा भाई नौरोजी का अपवाह सिद्धांत या फिर धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। ठीक है, एक्सप्लेनेशन से देखते हैं। देखिए, धन के बहिर्गमन या अपवाह सिद्धांत या अपवाह की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था और बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। अपवाह सिद्धांत के इसी अप्रतिफलित निर्यात पर बल दी अपवाह सिद्धांत के तहत जो है इसी अप्रतिफलित मतलब जिसका प्रतिफल नहीं था उसी सिद्धांत पर बल दिया गया है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। इन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वाट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से ड्रेनेज थ्योरी या फिर अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ध्यान रखिएगा, इनके लेख और किताबों के नाम इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। यह सभी पुस्तकें अथवा लेख जो है वह दादा भाई नौरोजी के हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो डायरेक्ट आंसर करें, ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो यह प्रतिपादित किया दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न है, तो देखते हैं। सबसे पहले अभिकथन ए को ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कारण आर है धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही परंतु आर गलत है और डी, ए गलत परंतु आर सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है ना वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः जो भारत का व्यापार था वह संतुलन अनुकूल था, मतलब व्यापार तो अच्छा था लेकिन जो धन की निकासी का स्वरूप था वह था अप्रतिफलित निर्यात। भारत में आयात से ज़्यादा निर्यात किया जाता था, इसी को व्यापार संतुलन बोला जाता है। ठीक है, भारत के पक्ष में था व्यापार उस समय, लेकिन भारत को उसका किसी भी प्रकार से न तो आर्थिक, न वाणिज्यिक और न ही भौतिक प्रतिलाभ होता था, यानी कि वह निर्यात जो था वह अप्रतिफलित निर्यात था। देखिए यहाँ पर
बहिर्गमन अथवा निकास की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले भारत को इसके समतुल्य किसी भी प्रकार की आर्थिक, वाणिज्यिक या प्रतिलाभ नहीं होते थे। ठीक है। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, क्योंकि इस दौरान आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के धन निष्कासन के जो प्रमुख स्रोत थे वह थे, ध्यान रखिएगा इनको, व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन, कंपनी के निवेशकों को दिया जाने वाला लाभांश आदि। ठीक है। कंपनी द्वारा जो पैसा इंग्लैंड भेजा जाता था वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण तथा पूंजी निवेश के रूप में प्राप्त होता था, परंतु इस पूंजी निवेश का उद्देश्य देश का विकास नहीं बल्कि भारतीय साधनों का अधिकाधिक दोहन या फिर शोषण था। आगे चल कर के 1813 में स्थिति और ख़राब होती है, जब जो है कंपनी के चाय और चीनी के साथ व्यापार छोड़ करके सभी व्यापारों को संपूर्ण यूरोपीय देशों के लोगों के लिए खोल दिया गया था। ठीक है। देखिए, तो इससे क्या हुआ, अधिक से अधिक लोग आए और अधिक से अधिक चीज़ों को उठा ले गए। देखिए, 1813 के पश्चात इस आर्थिक निकास ने अप्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया। वर्ष 1914 के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल उन आर्थिक ऊपरी साधनों में लगाए गए जैसे रेलवे, सड़क, व्यापारिक जहाज, खनिज उद्योग जिनमें कोयला और सोना शामिल था, एवं वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंक, बीमा, वित्तीय निगम, जो अंग्रेजी उद्योगों के अनुपूरक थे। सिर्फ उन्हीं में इन्वेस्ट किया गया था 1914 से पहले। ठीक है। और इनमें भारतीय औद्योगिक विकास के लिए कोई भी स्थान भी नहीं था। दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट यानी कि इविल्स ऑफ इविल्स की संज्ञा दी और इसे भारतीय निर्धनता का मुख्य कारण बताया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? ए. दादा भाई नौरोजी, बी. जी. सुब्रमण्यम अय्यर, सी. आर.सी. दत्त या रमेश चंद्र दत्त। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, एक, दो और तीन। ठीक है। तीन के तीनों ही जो है भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। देखिए, 1870 से 1905 के बीच भारत के बहुत से बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण किया और इनमें तीन लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था और ये थे दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद राणा डे और आईसीएस अधिकारी आर.सी. दत्त या रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा था। इन तीनों के अतिरिक्त जीवी जोशी, जी. सुब्रमण्यम अय्यर और गोपाल कृष्ण गोखले समेत अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं एवं पत्रकारों ने भी तत्कालीन अर्थव्यवस्था के हर पहलू का गहराई पूर्वक विश्लेषण किया था और अंततोगत्वा यह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते की जो सबसे बड़ी बाधा है वह उपनिवेशवाद ही है। ठीक, काफ़ी बड़े बड़े जो है एक्सप्लेनेशन हो जा रहे हैं कि नहीं। मैं अपनी तरफ से समझा दूंगा तो आपको जो है आप टेंशन रहेगी कि यार एक्सप्लेनेशन में पता नहीं क्या लिखा था, इन्होंने पता नहीं क्या बोल दिया, बड़ी समस्या है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत या फिर ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. आर.सी. दत्त, सी. महादेव गोविंद रानाडे या डी. सर सैयद अहमद खान। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान जो है वह दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। इनका यह देखिए, यह ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास जो है वह भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हमने शुरू में ही देखा कि यह पुस्तक लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन भी देख लें थोड़ा सा दादा भाई नौरोजी के बारे में जानने को मिलेगा। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने 1865 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ मिलकर के लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का इंग्लैंड में प्रचार प्रसार करना था। देखिए, कब स्थापना की गई थी?
1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी की किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने WC बनर्जी के साथ मिल करके। ठीक है, आगे चल करके 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए भी दादा भाई नौरोजी चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला तथा धन के निष्कासन के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो ये चुनाव लड़े थे उदारवादी दल के टिकट पर। 1892 में यह चुने गए थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक लिखी थी। तो यह पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। नेक्स्ट, अनुउद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। नीचे कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी न तो 1 और न ही 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। कि दोनों ही बातें जो हैं वह सही हैं। 1813 के पश्चात जो है अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया में तेजी हुई और इसका प्रमुख कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों का समाप्त होना, क्योंकि इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई और यह औद्योगिक क्रांति को और अधिक विस्तार देने के लिए किया गया था। भारत की नहीं, ब्रिटेन में उस समय औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी। ठीक है, तो उसको और अधिक विस्तार देने के लिए यह व्यवस्था अपनाई गई थी। एक सेकंड रुकिएगा। तो और परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि भारत जो है वह ब्रिटिश उत्पादों का मात्र बाजार भर बनकर के रह गया था और कच्चे माल का निर्यातक। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। पहला, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दूसरा, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। तीसरा, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है ना वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल पहला कथन सही है कि दादा भाई नौरोजी ने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन जो है वह भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और इसके लिए उन्होंने अत्यधिक शोध करके यह बात कही थी, यूं ही अनायास नहीं कर दी थी। और विभिन्न लेख और पुस्तकों के माध्यम से इस चीज़ का और जोर शोर से प्रचार प्रसार भी किया था। ठीक, देखिए, दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने गहरे शोध और विश्लेषण के बल पर यह सिद्ध किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड ले जाई जा रही है और इसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी भी दी थी। नेक्स्ट, किसने यह विचार किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ए, बाल गंगाधर तिलक, बी, दादा भाई नौरोजी, सी, कार्ल मार्क्स या फिर डी, एडम स्मिथ। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति है वह घिनौनी है। देखिए, कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूत काटने वाला तो लंकाशायर में रहता है। लंकाशायर लंदन में एक जगह है जहाँ पर सूत काटने या फिर विभिन्न प्रकार के कपड़ों के उद्योग थे। ठीक है, तो देखिए, अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूत काटने वाला तो लंका में रहता है, लेकिन तंतुआ यानी धागा बनाने वाला बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गया है। लाखों चरखे और हथकरघों ने असंख्य काटने वाले बुनकरों को जन्म दिया
तथा वे समाज के केंद्र बिंदु बने रहे थे, किंतु अब इस देश यानी भारत में विदेशी यानी कि विदेशी सूती कपड़ों की मानो बाढ़ सी आ गई हो। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ क्या था कि लंदन में विभिन्न प्रकार की मशीनें लगाई गई थी और वह मशीनें लगातार कपड़ों को बनाती रहीं और हमारे देश में उनको डंप कर दिया गया और हमारे यहाँ का जो हथकरघा उद्योग था वह लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले प्रश्न को। एक और व्यवस्था थी इनके द्वारा अंग्रेज़ों ने अपनाई थी, उसको ददनी प्रथा आई थिंक बोला जाता था, सही से ध्यान नहीं आ रहा, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके अंतर्गत ये लोग करते क्या थे, जो शिल्पकार होते थे, जो बुनकर होते थे, उनसे करते क्या थे कि सामान लेने से पहले ही बहुत ही न्यूनतम राशि के साथ एग्रीमेंट कर लेते थे। जैसे कि मान लीजिए चलिए धागा ही खरीदते थे, तो धागे की कीमत कितनी होगी। अगर इन केस मान लीजिए कि वह धागा मार्केट में बनने के बाद 10 रुपये का बिकता, तो उस धागे को खरीदने के लिए धागे बनाने वाले को 10 रुपये की जगह 1-2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ता ना। कपास या कच्चा माल या रेशम या सूत कुछ लाने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता। तो ये लोग करते क्या थे कि जाते थे उस कपड़े वाले व्यापारी के पास जाते थे, उस कारीगर के पास जाते थे, उस शिल्पकार के पास जाते थे, उससे बोलते थे कि हम आपसे जो है 50 गट्ठर खरीद लेंगे कपड़ों के धागों के, ठीक है, 50 गट्ठर धागों के खरीद लेंगे या 50 धागे खरीद लेंगे, ऐसे समझ लीजिए कि 50 धागे खरीद लेंगे, लेकिन अभी आप हमसे एग्रीमेंट कर लीजिए, हम आपको प्रति धागे की कीमत 5 रुपया या 3 रुपया दे देंगे। अब वह मजबूर रहते थे, उनके पास आगे भी उनको पैसा देना होता था, तभी तो कच्चा माल उनको भी मिलेगा, तो वह वैसा एग्रीमेंट कर लेते थे और बाद में यह इनसे 5 रुपये में वही धागा खरीदते थे और आगे जा कर के उसके कपड़े बनवाते थे और वह कपड़ा उनको सूफी सस्ता पड़ता था। भारतीय हथकरघे उद्योग के पास क्या था कि वह डायरेक्ट धागा जब खरीदने जाते थे तो उनको वही धागा मिलता था 10 रुपये का, लेकिन अंग्रेज़ों के पास चूँकि पैसा था तो उनको वह धागा मिला 5 रुपये का। ये यहाँ से ले गए वहाँ मशीनों से उनका निर्माण करके उनसे कपड़े बना लिए और यहाँ ये 10 रुपये का खरीदें और फिर धीरे धीरे हथकरघा उद्योग यानी कि हाथ से उसको बना रहे हैं, छोटी छोटी मशीनें हैं उससे उसको बना रहे हैं कपड़े को। अब यहाँ से यह ले गए, मान लीजिए कि लाने ले जाने की कुल कीमत बढ़ गई कपड़े के पीछे 2 रुपये, ठीक, कुल मिला के इनको कितने पड़ा 7 रुपये और मार्केट में ले आकर के ये डंप कर दिए 9 रुपये में। 2 रुपये इनका अब भी प्रॉफिट था, यहाँ 10 रुपये का इन्होंने ख़रीदा ही, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसको बनाया, इस पर मेहनत की, इस पर रंगाई वंगाई की, इसके बाद इसे मार्केट में लाएंगे तो कितना भी सस्ता बेचेंगे और एग्जैक्ट दाम पर भी मान लीजिए बेच दिए, धागे के दाम में ही कपड़ा बेच दिए तो 10 रुपये। अभी भी जो ब्रिटिश माल था वो 9 रुपये का ही पड़ रहा था, जबकि इनमें अंग्रेज़ों को 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था और यह बिना प्रॉफिट के भी अपना माल नहीं बेच पा रहे थे क्योंकि इनका माल अंग्रेज़ी माल से 1 रुपये महंगा था, ठीक। तो यही कलाकारी की गई थी। इसी के संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो भारत की ब्रिटिश आर्थिक नीति है ना वह घिनौनी है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। ए सर आर्थर कॉटन, बी कर्नल बेयर्ड स्मिथ, सी लेफ्टिनेंट ब्लेन या फिर डी कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत जो है वह सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। देखिए सर आर्थर कॉटन जो है वह ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। इन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों में सिंचाई की व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किए थे, यूँ कह लीजिए विभिन्न प्रकार की नहरें बनवाई गई थी इनके द्वारा, ठीक है। इसी कारण इनको दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट, एक तरफ विभिन्न प्रकार के अधिकारी हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित कार्य हैं, इनको आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। पहला औरंग राजकोष का प्रभारी, दूसरा बेनियान या बनिया ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, तीसरा मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता। कूट है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 या फिर डी 1, 2 और 3। बताइए कौन सा सही सुमेलित है। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। बेनियान जो होता था वह ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट होता था और मिरासीदार जो होता था वह राज्य द्वारा नामित राजस्व दाता होता था। कहाँ पर मिरासियों की नियुक्ति होती थी बताइए। मिरासियों की नियुक्ति होती थी तमिलनाडु के क्षेत्र में, ठीक है। फिलहाल यहाँ देखिए, औरंग फारसी का शब्द है जिसका अर्थ होता था गोदाम। यहाँ पर बिक्री से पहले माल का भंडारण किया जाता था
औरंग शब्द का प्रयोग कई बार कार्यशालाओं या वर्कशॉप के लिए भी किया जाता था। वहीं बेनियान या बनिया पारंपरिक वणिक समुदाय या व्यापारी समुदाय होते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कंपनी एवं भारतीय कारीगरों के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे। तो मिरासी जो है यह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्तराधिकार। रैयतवाड़ी प्रणाली में सरकार द्वारा मिरासीदारों को राज्य का इकलौता नामित राजस्वदाता माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था ए भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, बी भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, सी भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, या फिर डी नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का आर्थिक तौर पर एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, क्योंकि जो लगान था वह नगद रूप में वसूला जाने लगा था। अब चूंकि नगद रूप में वसूला जाने लगा था तो फिर जाहिर सी बात है नगद फसलें को बोने की प्रथा भी शुरू हो गई। देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। इंग्लैंड में उस समय औद्योगिक क्रांति जो है वह अपने उफान पर थी और इंग्लैंड के उद्योगों को सस्ते और कच्चे माल की आवश्यकता थी। अब भारत को जो है वह क्या कर दिया गया, धीरे धीरे कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश बना करके रख दिया गया। किस प्रकार से भारतीय उद्योग को समाप्त किया गया था यह मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक, तो अब क्या हुआ, इसके अतिरिक्त भारत में नई लगानी नीति भी लागू की गई, वही रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जिसमें लगान की वसूली किस प्रकार से थी, नगद राशि के आधार पर थी। ठीक है, तो नगद राशि की किसानों को आवश्यकता अधिक से अधिक होने लगी। अब किसान भी उन फसलों को उगाने पर विवश हो गए जिनका बाजार में क्रय विक्रय या फिर जो बाजार में सीधे बिक सकें। ठीक है, सीधे फसल बिक सके, जिसमें शामिल थे गन्ना, रेशम, जूट, तंबाकू आदि जैसी वाणिज्यिक फसलें, चाय, रबर, कॉफ़ी, यह सब। ठीक है, तो अब वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की शुरुआत हो गई जो ब्रिटिश पूंजीवाद की पहली पसंद बनी और इन फसलों के लिए यूरोपीय बाज़ारों में अत्यधिक कीमत भी उनको प्राप्त होती थी। किनको, किसानों को नहीं, किसानों को तो निश्चित राशि ही प्राप्त होती थी कंपनी को। ठीक है, और उत्पादन के स्वरूप और प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुआ और भारतीय कृषि का इस प्रकार से हमने देखा कि वाणिज्यीकरण हो गया। पहले क्या होता था, पहले जो जमींदार थे वह फसलों को भी लगान के रूप में स्वीकार कर लेते थे, लेकिन अंग्रेज आए, इनको नगद पैसों की ज़रूरत थी तो यह नगद खेती करवाते थे। ठीक, गन्ना डायरेक्ट मार्केट में बिकता था, चीनी बन जाता था उसका और विभिन्न प्रकार के अन्य चीज़ें बन जाती थी। क्या कहते हैं, चाय, रबड़, कॉफ़ी, ये सब डायरेक्ट मार्केट में बिक जाते थे। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती की शुरुआत भारत में धीरे धीरे होने लगी। किसानों को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा बढ़ा, उनको लगा कि नगद पैसे ज़्यादा आसान हैं बजाय कि फसल को रखने के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? ऑप्शंस है, ए भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, बी भारत के वस्त्र उद्योगों में मशीन का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ, सी देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई, या डी ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय दस्तकारी उद्योग जो है वह पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद। ठीक है, फिलहाल इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए, 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस युग को भारत में अनौद्योगिकरण का काल भी कहा जाता है। इसके लिए अग्रलिखित या फिर नीचे लिखित ये सभी नीतियाँ उत्तरदायी थी। पहला, भारत पर मुक्त व्यापार नीति को लागू करना। दूसरा, भारतीय माल पर अत्यधिक चुंगी या कर लगाना। ब्रिटेन में अगर कोई भारतीय वस्तु या किसी भी यूरोपीय देश में भारतीय वस्तुओं को अगर निर्यात किया जाता था, उनकी डिमांड थी भारतीय वस्तुओं की, लेकिन वहाँ पर टैक्स अधिक लगा दिया जाता था कि आप खरीदो तो देखें कैसे खरीदते हो।
तीसरा, ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत से कच्चे माल का निर्यात, रेल मार्गों का विकास, विदेशी निर्माताओं को उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधाएं देना आदि इन सब कारणों से मिल करके भारतीय परंपरागत दस्तकारी उद्योग का विनाश कर दिया। इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी को तोड़ दिया, चरखे का नाश कर दिया और जो देश सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था उसे सूती वस्त्रों से ही भर दिया। तो इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। तो फिलहाल इस डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।